1988 से लेकर 2004 तक एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया नहीं हारता। इस तरीके से इन्होंने डोमिनेट किया है एसेस को। पहले सर डॉन ब्रैडमैन, इसके बाद शेन वॉर्न और इसके बाद अब स्टीव स्मिथ, सबके सब ने एसेस में ही सबसे ज्यादा डोमिनेट किया। दुनिया की ग्रेटेस्ट सीरीज एसेस मानी जाती है और यहां ग्रेटेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया है। एसेस शुरू हुई इसलिए हुई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से जीतने लग गया। देखिए, कहानी की शुरुआत 1882 में होती है जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाती है। इससे पहले इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलने आ चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी इंग्लैंड नहीं गई थी। बट 1882 का समय आया, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने इंग्लैंड कैप्टन से बोला कि क्यों ना हम इसको इंटरनेशनल गेम बनाए, हम आपके देश आए, आप हमारे देश आओ और टेस्ट खेले हम लोग। इंग्लैंड के कैप्टन को तो पता था कि हमने क्रिकेट को जन्म दिया है, हम सबसे बेहतर खेलते हैं, अगर ये हमारे देश आएंगे तो हम इनको हरा के भेजेंगे। तो इन्होंने बोला आ जाओ खेलने। फाइनली अगस्त का महीना आया, 1882 चल रहा था और पहली बार ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पहुंच जाती है इंग्लैंड टेस्ट खेलने के लिए। वेल, इन लोग डिसाइड करते हैं कि एक ही टेस्ट हम यहाँ पे खेलेंगे और एक टेस्ट जो ये खेलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीत जाती है। देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया 7 रन से टेस्ट जीतती है, दूसरे दिन इंग्लैंड के पेपर में प्रिंट होके आता है कि क्रिकेट इंग्लैंड में मर चुका है, ओवल के अंदर इसे दफना दिया गया है। एक्चुअली में ये मैच ओवल में खेला गया था जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया और इंग्लैंड ने ही क्रिकेट को जन्म दिया था। इनको हराना आसान बात नहीं थी। इंग्लैंड में इस समय राजा ही क्रिकेट खेला करते थे। रानियों को जब पता लगा कि इंग्लैंड के राजा क्रिकेट हार गए हैं तो इन्होंने स्टंप को जलाया और उसकी जो राख थी उसको बॉटल में भर के ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। ये जो इन्होंने बॉटल में राख भरी इसको ऑस्ट्रेलिया में दिया गया, यहीं से नाम आया इसका एसेस। जब इंग्लिश कैप्टन ईवो ब्लिक को पता लगा कि इंग्लैंड में क्रिकेट मर चुका है, ऐसा कहा जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि मैं एसेस को रिटर्न लेके आऊंगा और ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। 1882 के जस्ट बाद 1883 की स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने। इस सीरीज में एक्चुअली में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया और वो बॉटल में भरी राख को रिटर्न लेकर आ जाते हैं। यहां से ही सीरीज की शुरुआत होती है जिसका नाम रखा जाता है एसेस सीरीज। लीगली सीरीज वहीं से स्टार्ट हुई जहां पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गया, उनको हरा के 2-1 से रिटर्न लेकर आए उस बॉटल को और ऐसे सीरीज वहां से शुरू हो गई। अब देखिए, जब ये स्टार्ट होती है तो दोनों कैप्टन, जो ऑस्ट्रेलिया कैप्टन थे, इंग्लैंड के कैप्टन थे, डिसाइड करते हैं कि हर साल ऐसे सीरीज खेली जाएगी। हर साल ये डिसाइड होता है कि एक बार ये इंग्लैंड में होगी तो दूसरी बार ये ऑस्ट्रेलिया में होगी, मतलब रोटेशन होता रहेगा हर साल के अंदर। वेल, ये सीरीज अब स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस समय इंग्लैंड की टीम एक्चुअली में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। इंग्लैंड एक्चुअली में क्रिकेट को जन्म देकर आई थी और इनके सारे खिलाड़ी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, बहुत क्रिकेट ये खेल चुके थे। यही रीजन था कि 1883 से लेकर 1890 तक, मतलब कि 8 साल के अंदर 8 एसेस होती है और 8 की 8 एसेस इंग्लैंड की टीम जीतती है। एक्चुअली में इंग्लैंड की टीम इस समय बहुत बढ़िया थी, ये डोमिनेट करते थे और पहली 8 एसेस रिटेन करके ले जाते हैं और इन्हीं के घर में ट्रॉफी रहती है। बट अगेन 1891 का जब समय आया तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इंग्लैंड को अपने घर में हरा देती है 2-1 से और एक बार फिर से एसेस रिटेन कर लेती है। इसके बाद तो मानो कंपटीशन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि 1891 से लेकर 1900 तक, मतलब ये 10 साल के बीच में जितनी एसेस हुई है ये लगातार रिपीट हुई है। कभी ऑस्ट्रेलिया जीता, कभी इंग्लैंड जीता। हालांकि इंग्लैंड ने पहली 8 एसेस लगातार जीत ली थी। यही कारण था कि 1883 से लेकर 1900 तक 17-18 साल के अंदर जितनी भी एसेस होती है उसमें बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग स्टेज में इंग्लैंड की टीम थी। इंग्लैंड को पहले 8 एसेस जीतने के कारण बहुत बड़ी एज मिल गई थी, सबसे ज्यादा ट्रॉफी इन्हीं के पास थी, सबसे ज्यादा बार इन्होंने ही रिटेन किया था और ऑस्ट्रेलिया काफी पीछे था। बट ईयर 1900 का जब निकलता है तो ऑस्ट्रेलिया टीम में नए खिलाड़ी आते हैं और जब नए खिलाड़ी आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करने लग जाता है। देखिए, होता क्या है, 1900 में विक्टर ट्रम्पर, क्लेम हिल और जो डार्लिंग डेब्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में। ये तीनों खिलाड़ी उस समय के दुनिया के बेस्ट बैट्समैन माने जाते थे और तीनों ने 1 साल के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया टीम में डेब्यू किया। जैसे ये तीनों डेब्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया बैटिंग से डोमिनेट करने लग जाता है और 1900 के बाद ऑस्ट्रेलिया लगातार एसेस जीतने लग जाता है। साथ में 1900 के बाद ये भी डिसाइड कर लिया जाता है कि एसेस अब हर साल नहीं होगी, 2 साल के अंदर खेली जाएगी, मतलब इसके ईयर बढ़ा दिए जाते हैं और गैप 2 साल का हो जाता है। मिला जुलाकर 1900 से लेकर 1920 तक 20 साल के बीच में 9 बार एसेस खेली जाती है, जिसमें 6 बार इसको ऑस्ट्रेलिया जीतता है और 3 बार बस इंग्लैंड जीत पाती है। आप देख सकते हैं कि 1900 के पहले तो इंग्लैंड ने डोमिनेट कर लिया, लेकिन 1900 के बाद एक्चुअली में डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट हो गया। बाद में 1928 में एंट्री हो जाती है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की, जिन्हें आप सर डॉन ब्रैडमैन भी कहते हैं। जैसे ही सर डॉन ब्रैडमैन डेब्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में, इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया हारना जानती ही नहीं थी।
सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के डेब्यू करने के बाद ऑस्ट्रेलिया 5-0 से इंग्लैंड को हराने लग गई। ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस पीक में पहुंच गया। अब लगने लगा था कि इंग्लैंड का पूरा डोमिनेंस खत्म होता जा रहा है एसेस में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इनको लगातार एसेस हराती जा रही थी। हालत तो हो गई थी कि लगातार 8 एसेस जीतने वाली इंग्लैंड की टीम एक बार भी एसेस जीतने को इस समय तड़प रही थी, क्योंकि 1900 के बाद लगातार ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस बढ़ता ही जा रहा था। और इसी बीच 1932 का समय आता है जब इंग्लैंड की टीम एक प्लान बनाती है। देखिए 1932 में इंग्लैंड के कैप्टन जो थे डॉगलस जार्डिन थे, और इन्होंने टीम के साथ प्लान बनाया कि क्यों ना हम ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बॉडी को टारगेट करें। इनको पता था कि इस तरीके से तो हम एसेस गवाते जाएंगे, कभी हम इसे रिटेन ही नहीं कर पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ही इसे जीतती जाएगी और लगातार रिटेन करती जाएगी। यही रीजन था कि इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से हमारे बॉलर स्टंप को छोड़कर, बाहर बॉल छोड़कर सिर्फ बॉडी में टारगेट करना स्टार्ट करें। सारे बॉलर्स, इन्होंने फास्ट बॉलर्स चुने और इन्होंने बोला कि सबको बॉडी को टारगेट करना है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बॉडी को लगातार मारना है। साथ में इन्होंने ये भी प्लान बनाया कि सारे के सारे फील्डर लेग साइड में लगा दो, क्योंकि बैट्समैन जब बॉल से बचने जाएगा तो बल्ले में लगेगी बॉल और कैच आउट हो जाएगा बैट्समैन। इस समय न किसी प्रकार के हेलमेट थे, न थाई पैड थे, न कुछ भी बचाव की चीजें थी। इस समय सिर्फ पैड आया करते थे, मतलब कि यदि आप पैड के ऊपर बॉडी को टारगेट करेंगे तो बैट्समैन की बॉडी में बॉल लगेगी और बहुत तेज लगेगी। जब बैट्समैन की बॉडी में बॉल लगेगी तो बैट्समैन ऑब्वियसली उससे बचने जाएगा, और बचने जाएगा तो बल्ले में बॉल लगेगी और वो कैच आउट हो जाएगा, क्योंकि सारे फील्डर लेग साइड में डले हैं। बाद में 1932 की जब ये सीरीज स्टार्ट होती है तो यहाँ पे इंग्लैंड की टैक्टिक्स बहुत काम आती है। इंग्लैंड एक के बाद एक मैच जीतने लग जाती है और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बचने के चक्कर से लगातार आउट होते हैं। ये वो सीरीज थी जहाँ पे सर डॉन ब्रैडमैन लगातार 0 पर आउट हो रहे थे, जबकि इनका एवरेज एंड में 99 से ज्यादा का था। ये वही समय था जब इंग्लिश बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को इतना मारा था इस समय कि इनके खून निकलने लग जा रहा था। बाद में सीरीज को इंग्लैंड एक्चुअली में जीत जाता है, वो भी 4-1 के मार्जिन से जीतता है। मतलब ये टैक्टिक्स बहुत ज्यादा काम आती है। इस सीरीज के एंड होने के बाद न्यूज़पेपर वाले इसको नाम देते हैं कि ये बॉडी लाइन सीरीज थी, क्योंकि इस पूरी सीरीज में बॉडी को टारगेट किया गया। सोचिए एक बॉलर जो है ये स्टंप को टारगेट नहीं कर रहा है, ये आपको आउट करने के लिए नहीं जा रहा है, ये सिर्फ आपकी बॉडी को टारगेट कर रहा है, वो भी जानबूझकर। इस सीरीज के बाद आईसीसी को रूल चेंज करने पड़ गए, नए रूल बनाने पड़ गए, क्योंकि लगातार इंग्लैंड ने बॉडी को टारगेट कर करके पूरे गेम को खराब कर दिया था। इसके बाद रूल बनाए गए कि कुछ ही फील्डर सर्कल के अंदर रह सकते हैं, बाकी फील्डर को बाहर करना पड़ेगा। इसके बाद रूल बनाया गया कि लेग साइड में लिमिटेड अमाउंट ऑफ फील्डर ही डाले जा सकते हैं। इसके बाद ही ये भी रूल बनाया गया था कि कोई भी बॉलर इंटेंशनली बॉडी को टारगेट नहीं कर सकता है, उसको बाहर बॉल डालनी होगी। हो गया धोखे से बॉल लग गई तो लग गई, लेकिन इंटेंशनली नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे थर्ड एम्पायर को समझ में आता है कि कोई बॉलर इंटेंशनली बॉडी को टारगेट कर रहा है तो उस बॉलर को बैन कर दिया जाएगा। ये रूल बनाया गया। सोचिए एसेस के अंदर एक ऐसी सीरीज होती है जिसके बाद रूल चेंज करने पड़ जाते हैं, नए रूल बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने हद ही कर दी थी यहाँ पे। हालांकि जब रूल बन गए इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अगेन डोमिनेट करने लग गया। ये सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया 4-1 से हार चुका था, बट 1932 के बाद ऑस्ट्रेलिया ही मेजर सीरीज जीता है, क्योंकि सर डॉन ब्रैडमैन हर सीरीज में टॉप रन गेटर रहते थे। सर डॉन ब्रैडमैन जब भी खेलने आते लगातार रन बनाते, एंड में इनका एवरेज ही 99 से ज्यादा का था। मतलब ये हर मैच में लगभग 99 रन बना रहे थे, तो कैसे ही ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट नहीं करती। बाद में 1960s के बाद हेलमेट वगैरह आ जाते हैं, नई टीम आ जाती है, पूरी टीम रीबिल्ड हो गई थी, नए नए खिलाड़ी आ गए थे, काफी रूल्स चेंज हो चुके थे। 1960s के बाद जो दोनों टीम थी जीतने के लिए ज्यादा नहीं जाती थी, सोचती थी भले गेम ड्रॉ हो जाए लेकिन हारना नहीं है। यही कुछ कारण थे कि 1960s से लेकर 1970s तक 6 एसेस होती हैं, 6 एसेस के अंदर 3 एसेस ड्रॉ थी। ये पहली बार हुआ था जब 10 साल के अंदर 3 एसेस ड्रॉ थी, इससे पहले इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। 1970 से लेकर 1980 तक अगेन 6 एसेस खेली जाती है, जहां पे 3 इंग्लैंड जीतते हैं और 2 ऑस्ट्रेलिया जीतता है, जबकि 1 एसेस ड्रॉ रहती है। 1970s एक ऐसा समय था जहां पे दोनों टीमें एसेस जीता करती थी, कंपटीशन बराबर हो गया था, बल्कि इंग्लैंड थोड़ी ज्यादा ही जीतने लग गई थी, इंग्लैंड की टीम थोड़ी ज्यादा बेटर थी। इसी के बाद 1981 में तो एक ऐसी एसेस आती है जो आज तक की हिस्टोरिकल एसेस बन चुकी है, जो एसेस हम याद करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि 1981 में ऑस्ट्रेलिया करती है इंग्लैंड का टूर, मतलब कि इंग्लैंड में इस बार एसेस होनी थी। इस समय इंग्लैंड ज्यादा डोमिनेट किया करती थी, सबको पता था कि इंग्लैंड जो है एसेस जीत जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड के ग्राउंड में होनी है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लैंड के ग्राउंड में जाके ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीत जाती है काफी आसानी से। बाद में दूसरा टेस्ट ड्रॉ हो जाता है और पूरी गाड़ी आके तीसरे टेस्ट में फंस गई। देखिए ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट जीत चुकी थी, दूसरा ड्रॉ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट में था, और ऑस्ट्रेलिया अगर तीसरा जीत जाती तो इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही जीत जाती।
पार्टी। अब यहाँ पे जब इंग्लैंड का डोमिनेंस ज्यादा था, इस सिचुएशन में भी सबको लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को उनके घर में हरा कर जाएगी, ऐसा ही सिचुएशन बन चुकी है। बट इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है हेडिंग्ले कार्नेगी में, तीसरा मैच था और यहाँ पे कमाल ही हो गया। इस मैच के अंदर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई और ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आई तो इन्होंने 401 रन बना दिए। यहाँ पे अकेले यान बॉथम ने 6 विकेट निकाले। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने 400 का मार्जिन क्रॉस कर दिया, मतलब काफी बड़ा स्कोर बना दिया था। बाद में जब इंग्लैंड खेलने आई तो यान बॉथम ने अगेन 50 रन की इनिंग खेली। इसके बाद भी पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम 174 पर ऑल आउट हो जाती है। इंग्लैंड जो इस समय ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, इनको फॉलो ऑन मिल जाता है और ऐसा लगता है कि यार इंग्लैंड एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया से हारने लग जाएगी। बट फॉलो ऑन में खेलने आई इंग्लैंड 356 रन बनाती है, जिसमें यान बॉथम ने अकेले 149 रन बनाए थे, वो भी नाबाद। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो 111 पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया और ये एक्चुअली में काफी कम मार्जिन से टेस्ट में जीत गए। सोचिए, फॉलो ऑन होने के बाद भी इंग्लैंड ने इस मैच को जीत लिया। इस समय इंग्लैंड का डोमिनेंस काफी बढ़ गया था और 1970s के बाद ये एक्चुअली में बहुत डोमिनेट कर रहे थे। बाद में सीरीज को भी इंग्लैंड जीत जाता है और इंग्लैंड एक्चुअली में पीक टीम बनने लग जाता है। देखिए, इंग्लैंड के डोमिनेंस का कारण ये था कि इंग्लैंड में जो नए खिलाड़ी इस समय आए थे 1970s के बाद, ये काफी स्ट्रॉन्ग थे। इवन यान बॉथम जैसे ऑलराउंडर आए थे जो अकेले दम पर मैच जिताने की ताकत रखते थे। हेडिंग्ले कार्नेगी में खेला गया 1981 का मैच तो अकेले दम पर जिता दिया था यहाँ पे यान बॉथम ने। इन्होंने पहली इनिंग में 6 विकेट निकाले थे, इसके बाद 50 रन मारा था, इसके बाद 149 नाबाद मारे और फिर 1 विकेट निकाला, मतलब 4 की 4 इनिंग में परफॉर्म करके गए थे। यही कुछ कारण भी था कि 1880 से लेकर 1888 तक 8 साल के बीच में 5 एसेस हुई थी, जिसमें 3 इंग्लैंड ने जीती थी, मतलब इंग्लैंड ज्यादा एसेस इस समय जीत रहा था। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 1970 से लेकर 1988 तक या 18 साल के बीच में ज्यादातर एसेस जो थी इंग्लैंड ने जीती थी, मतलब इंग्लैंड ड्राइविंग सीट में था और ये डोमिनेट करने लग गए थे। हालांकि 1970s के पहले 1900 से 1970s तक तो लगातार 70 साल मेजरली सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही जीती। बट 1970s के बाद इंग्लैंड रिटर्न आई और ये ज्यादा ऐसे जीतने लग जाते हैं और इनका डोमिनेंस बढ़ जाता है। लेकिन इसके ही बाद ईयर आता है 1990 का और 1990 वो साल था जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। देखिए, होता क्या है, 1989 में ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करते हैं मार्क टेलर। इसी समय स्टीव वॉ का डेब्यू भी हो चुका था, साथ में 1992 में शेन वॉर्न भी डेब्यू कर जाते हैं। बाद में 1993 में मैग्राथ भी डेब्यू कर लेते हैं और इसके बाद रिकी पॉन्टिंग का भी डेब्यू हो जाता है। मिला जुलाकर 5 साल के अंदर 5 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी डेब्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में जो आने वाले टाइम में आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग में आके दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी बनने वाले थे। मतलब कि दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी 5 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम में आ गए, इसलिए ऑस्ट्रेलिया टीम इस समय इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि इनको हराना इम्पॉसिबल हो गया। यही रीजन था कि 1989 के बाद ऑस्ट्रेलिया एसेस हारती ही नहीं है, एक भी एसेस नहीं हारते, लगातार डोमिनेट करते हैं। 1989 से लेकर 2004 तक 8 एसेस खेली जाती हैं 16 साल के अंदर और 8 की 8 एसेस ऑस्ट्रेलिया ने जीती, वो भी एक तरफा जीती। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि 1970s के बाद इंग्लैंड जब डोमिनेट अगेन करना स्टार्ट करी थी तो ऐसा डोमिनेंस था इनका कि ये 3 जीतते थे तो 2 ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाती थी सीरीज। लेकिन 1989 के बाद जब ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस आया तो ऑस्ट्रेलिया लगातार जीत रही थी, इंग्लैंड एक भी सीरीज बीच में जीत ही नहीं पाया। जैसे 1989 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाता है और उसकी जमीन में क्लीन स्वीप करके रिटर्न आते हैं। बाद में 1991 में इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया आती है और 5-0 से ऑस्ट्रेलिया इनको क्लीन स्वीप करके वापस भेज देती है। ऐसे ही 2004 तक 8 बार एसेस होती है, ये लगातार ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतती है और ये एसेस रिटर्न करते जाते हैं। अब एसेस की राइवलरी ऐसा लगता है वन साइडेड हो गई है, लगता है कोई बचा ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड का डोमिनेंस खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस इस समय वन साइडेड हो गया था। बट इसके बाद ईयर आता है 2005 का और सब कुछ बदल जाता है। देखिए, 2005 में अगेन एसेस आती है और ये एसेस जो है वन साइडेड बताई जा रही थी, सबको क्लियर था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाली है। इस समय ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में नंबर 1 टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम में पूरी दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी बड़े थे और रिकी पॉन्टिंग इस टीम के कैप्टन थे जो ग्रेटेस्ट कैप्टन बन रहे थे। साथ में इंग्लैंड 16 साल से लगातार एसेस हारती जा रही थी, तो किसी को भरोसा ही नहीं था कि इंग्लैंड अब एसेस जीत पाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अब और पीक में पहुंच चुकी है। बट 2005 में इंग्लैंड के जो कैप्टन थे, इन्होंने बोला कि एसेस इस बार हम जीतने वाले हैं, इस बार हमारी टीम में बेस्ट खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग को ये मजाक लगा, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया में जो खिलाड़ी थे वो बहुत ही ज्यादा बेहतर थे, वो दुनिया में बेस्ट थे, उनके सामने टिकने की भी हिम्मत नहीं होती थी किसी भी टीम की। बाद में ऐसे 21 जुलाई 2005 को स्टार्ट होती है और जब ये ऐसे स्टार्ट होती है तो पहले मैच के अंदर पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई।
ऑस्ट्रेलिया की जब यहाँ बैटिंग आई तो एक्चुअली में इंग्लैंड ने इनकी कमर तोड़ दी और एक के बाद एक विकेट निकालना स्टार्ट कर दिया। स्टीव हार्मिसन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो लगातार पहले ही मैच की पहले इनिंग में विकेट पे विकेट लेके जाते हैं और इनकी एक बॉल रिकी पॉन्टिंग के चेहरे पे जाके लगती है। ये बॉल जब रिकी पॉन्टिंग को लगी तो इनके खून निकलने लग गया, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने ग्राउंड से जाने को मना कर दिया। रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि मैं ग्राउंड से नहीं जाऊंगा, हमें एसेस जीतना है और मैं जब तक खेलता रहूंगा जब तक मेरे में हिम्मत है। एक्चुअली में आप सोच सकते हैं कि ये एसेस कितनी ज्यादा पीक हो चुकी थी, राइवलरी कितनी ज्यादा पीक हो चुकी थी कि कोई भी देश इसको किसी भी हालत में नहीं हारना चाहता था। बाद में ऑस्ट्रेलिया इस मैच को एक्चुअली में जीत जाती है क्योंकि मैकग्राथ यहाँ पे कमाल कर देते हैं। दोनों इनिंग के अंदर 9 विकेट लेकर जाते हैं और यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीत लिया। ऐसा लगा कि इंग्लैंड यार खत्म ही हो चुका है, एसेस में इंग्लैंड अपनी जमीन में बोलने के बाद भी हार रहा है। लेकिन कमाल तो दूसरे मैच से स्टार्ट होता है जब एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया 2 रन के बिल्कुल सीधी मार्जिन से दूसरा टेस्ट मैच हार जाती है। सीरीज अब 1-1 की बराबरी पे पहुंच जाती है और मैच जो है ये सीरीज जो है बहुत और ज्यादा फंसने लग जाती है। बाद में थर्ड मैच और ज्यादा क्लोज जाता है जब ये मैच में एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया पीछे हो जाती है और लास्ट डे में इनको 423 का चेस मिलता है। अब यहाँ से ये तो क्लियर था कि ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाएगी, ये मैच या तो ड्रॉ होगा या तो इंग्लैंड जीतेगी। लेकिन इस मैच में तो कमाल ही हो गया क्योंकि ये मैच इंग्लैंड जीतने लग गई। इंग्लैंड ने 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरा लिए, लेकिन एक तरफ से रिकी पॉन्टिंग जमे थे। पॉन्टिंग ने पहले 50 फिर 100 फिर 156 रन मार दिए, लेकिन बाद में जब 15 बॉल बची थी इनिंग खत्म होने में तब पॉन्टिंग भी आउट हो गए। सेकेंड मैच जो बहुत ज्यादा क्लोज गया था उससे ज्यादा क्लोज थर्ड मैच जाने लगा क्योंकि इंग्लैंड को अब मैच जीतने को 1 विकेट चाहिए था और ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ कराने के लिए 15 बॉल खेलनी थी। बाद में जैसे तैसे मैकग्राथ और ब्रैडली ने 15 बॉल खेल ली और ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बाद तो चौथे मैच में और ज्यादा हंगामा हो गया क्योंकि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने यहाँ पे मास्टर क्लास अपनी दिखाई, सेंचुरी वगैरह मार दी। इंग्लैंड ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया 477 रन का और बाद में ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ऑल आउट करके फॉलो ऑन दे देते हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा नहीं पा रहा था और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दे दिया जिससे ऑस्ट्रेलिया के ईगो पर बात लग गई। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो इन्होंने काफी बढ़िया स्कोर बनाया, काफी बढ़िया चेस दे दिया इन्होंने इंग्लैंड की टीम को और इंग्लैंड एक्चुअली में मैच हारने लग गई। फॉलो ऑन के बाद भी ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच हार जाएगी, लेकिन 3 विकेट से जैसे तैसे ये मैच जीत गए। बाद में इंग्लैंड इस सीरीज को 2-1 से जीत जाती है, लेकिन ये सीरीज इतिहास की सबसे बेस्ट सीरीज अभी भी मानी जाती है। ये सीरीज वो सीरीज थी जहां पे इंग्लैंड ने 16 साल का कर्ज तोड़ा था और 2-1 से सीरीज जीत गए थे। ये सीरीज ऐसी सीरीज थी जहां पे 5 में से 3 मैच जो बीच के 3 मैच थे इतने ज्यादा क्लोज गए थे कि इतने क्लोज T20 आए और ODI भी नहीं जाते। ये सीरीज जो है ये ड्रॉ नहीं थी। इसके बाद भी 2 मैन ऑफ द मैच चुने गए। एक चुना गया था एंड्रू फ्लिंटॉफ को जिन्होंने 24 विकेट भी निकाले थे, 400 से ज्यादा रन भी बनाए थे। दूसरा चुना गया था शेन वॉर्न को जिन्होंने 249 रन बनाए थे और 40 विकेट निकाले थे भाई 5 मैच के अंदर। सोचिए ये सीरीज कितने ज्यादा टॉप लेवल की थी कि यहाँ पे शेन वॉर्न ने 5 मैच में 40 विकेट निकाले। इसके बाद भी इनकी टीम जो है सीरीज हार गई। हालांकि इसके जस्ट बाद 2006-07 में जब एसेस अगेन होती है तो ऑस्ट्रेलिया अपनी जमीन में 5-0 से इंग्लैंड को हराता है। ऑस्ट्रेलिया बताता है कि ऐसे ही टॉप टीम नहीं है और एसेस की राइवलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीक खिलाड़ी जैसे कि एडम गिलक्रिस्ट, मैकग्राथ वगैरह रिटायर होने लग जाते हैं। जो खिलाड़ी बचे भी थे जैसे कि ब्रैडली, रिकी पॉन्टिंग ये अपने आखिरी फेज में चल रहे थे और ये भी रिटायर की कंडीशन में आ गए थे। मतलब कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 2008 से लेकर 2013 तक ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिशन फेज था जहां न्यू खिलाड़ी आ रहे थे, पुराने खिलाड़ी लगातार जाते जा रहे थे। यही कारण था कि 2009, 2011, 2013 3 बार लगातार एसेस जो है इंग्लैंड जीतता है और ऑस्ट्रेलिया इसको हारता जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 2010-2011 में जो एसेस हुई थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में 3-1 से एसेस हार चुका था। ये सीरीज हारने का कारण यही था कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिशन फेज था और ये ट्रांजिशन अच्छे से हो नहीं पाया था। हालांकि 2013-14 में जब ट्रांजिशन ऑलमोस्ट हो चुका था, जब मिचेल जॉनसन लीडिंग बॉलिंग को संभालते हैं, ये सामने से ऑस्ट्रेलिया को लीड करते हैं और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से अपने होम ग्राउंड में 5-0 से एसेस जीत जाता है। बाद में 2015 के समय इंग्लैंड में एसेस हुई, इंग्लैंड ने 3-2 से इसको रिटेन कर दिया अगेन और 2015 के बाद से लगातार आज तक एसेस जो है ऑस्ट्रेलिया ही जीत रहा है। एक्चुअली में 2015 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के पास बेस्ट बॉलिंग का ट्रियो बन गया जिसमें पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क थे। ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा बॉलिंग ट्रियो से डोमिनेट करता आया था। ये ट्रियो जब भी टूटता था ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारने लग जाता था। एसेस भी हारे थे इसी बीच, बट 2015 के बाद परफेक्ट इनका ट्रियो मिल गया इनको, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड का, पैट कमिंस का, और इसके बाद ये एसेस हारते ही नहीं है। पिछले 10 साल में 4 बार एसेस खेली गई है जिसमें चारों बार ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। मतलब 2 बार अपनी जमीन में जीता है और 2 बार इंग्लैंड में इन्होंने ड्रॉ खेला है। ऑस्ट्रेलिया का रूल है कि अगर ये ड्रॉ होती है तो इसको वही रिटेन करता है जो लास्ट टाइम जीता था और ऑस्ट्रेलिया इसको रिटेन करता है लगातार। हालांकि इस बीच भी कुछ कमाल के एसेस हुई हैं जिनको कोई नहीं भूलना चाहता और ये एसेस इतिहास के पन्नों में लिख दी गई है। जैसे 2019 में खेली गई एक ऐसी सीरीज जो इंग्लैंड में खेली जा रही थी।
ये एसेस एकदम 1981 जैसी थी, जहां पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गया था, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया और दूसरा मैच ड्रॉ हो गया। मतलब कि तय हो गया कि तीसरा मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वैसे भी लीडिंग सिचुएशन में है। बिल्कुल सेम सिचुएशन हो गई जैसे 1981 में ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता, दूसरा ड्रॉ हो गया, वैसे ही अभी भी 1981 के बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता, दूसरा ड्रॉ हो गया। बाद में तीसरा मैच हेडिंग्ले कार्नेगी में खेला गया। 1981 में भी ये हेडिंग्ले कार्नेगी में था और ये भी हेडिंग्ले कार्नेगी में ही खेला गया था। इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई, आर्चर ने 6 विकेट निकाली और ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने 179 पर ऑल आउट कर दिया। ये बहुत कम स्कोर तो था, लेकिन इसके बाद जब बैटिंग इंग्लैंड की आई तो इंग्लैंड तो 67 पर ऑल आउट हो जाती है। बाद में ऑस्ट्रेलिया 246 रन बनाती है और इसके बाद इंग्लैंड को मिला जुला कर टारगेट 359 का मिलता है। अब इससे पहले इतिहास में कभी भी हेडिंग्ले कार्नेगी के अंदर 359 रन चेस नहीं हुए थे। इस मैच में भी एक्चुअली में 359 चेस नहीं होने वाले थे, क्योंकि 286 रन में इंग्लैंड के 9 विकेट गिर गए। मतलब इंग्लैंड को अभी 70 रन चाहिए और इनके 9 विकेट गिर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में बेन स्टोक्स ने अकेले 70 के 70 रन मार दिए और ये मैच जो है 1 विकेट से इंग्लैंड को जिता दिया। ये मैच सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल मैच बन गया। 1981 पूरा रीमेक हो चुका था 2019 में जाकर। बाद में एसेस भी 2-2 से ड्रॉ हो जाती है और ये मैच आज तक का सबसे हिस्टोरिकल मैच माना जाता है। इसके बाद 2021-22 में एसेस जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जहां पे 4-0 से जीत जाते हैं, और 2023 में जब ये इंग्लैंड में हुई तो 2-2 से ड्रॉ हुई है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया लगातार इसको रिटेन कर रही है पिछले 4 बार से। अभी आप ओवरऑल देखोगे तो 1883 से लेकर 2023 तक 73 बार ऐसे सीरीज हुई है। 73 बार जो एसेस हुई है, इसमें 34 बार ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है, 32 बार इसको इंग्लैंड ने जीता है। मतलब इंग्लैंड ज्यादा पीछे नहीं है, 2 सीरीज बस पीछे है। हालांकि इस पूरी ऐसे सीरीज को, पूरे इतिहास को ऑस्ट्रेलिया ने ही डोमिनेट किया है, चाहे 1900 से 1970 तक हो, चाहे 1988 के बाद आज तक ऑस्ट्रेलिया लगातार एसेस को डोमिनेट करते आया है। इवन बीच में तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा भी डोमिनेट किया है कि इंग्लैंड के लाले पड़ गए थे। 1988 से लेकर 2004 तक 16 साल लगातार ऑस्ट्रेलिया इसको जीतता गया। अभी भी लास्ट 10 साल से ऑस्ट्रेलिया इसको जीतता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया पिछले 100 साल से एसेस को डोमिनेट कर रहा है तो इंग्लैंड जो है ये 2 ट्रॉफी बिहाइंड बस क्यों है। इंग्लैंड के पास 32 ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया के पास 34 बस क्यों है। एक्चुअली में इंग्लैंड के पास 32 ट्रॉफी इसलिए हो पाई क्योंकि इंग्लैंड ने पहली 8 एसेस 1983 से लेकर 1990 तक लगातार जीत ली थी। वो 8 एसेस ट्रॉफी के कारण इंग्लैंड जो है ये 2 ट्रॉफी बस बिहाइंड लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से। बट एक्चुअली में यदि आप उन 8 ट्रॉफी को हटा देंगे जो इंग्लैंड ने जीती है तो ऑस्ट्रेलिया ने ही इसको डोमिनेट किया और लगातार किया है। 1900 से लेकर आज तक पिछले 125 साल से ऑस्ट्रेलिया ने मेजरली एसेस जीती है। कारण यही है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेटेस्ट खिलाड़ी आते रहे हैं। सर डॉन ब्रैडमैन हो, चाहे शेन वॉर्न हो, चाहे अभी स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी हो। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे खिलाड़ी आए हैं जो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी बने हैं, इसलिए एसेस को भी लगातार डोमिनेट करते रहे हैं। वैसे आपने कब से एसेस देखना स्टार्ट की थी जरूर से बताइएगा। आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एसेस के बारे में लगातार वीडियो आने वाली है। जैसे जैसे मैसेज होंगे वैसे ही वीडियो आने वाली है। 2005 की एसेस के बारे में वीडियो आपको देखनी है तो ये रही वीडियो, जरूर से देख लीजिएगा। मिलें किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।